नमस्कार नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने जम्मू के थिएटर को एक नई दिशा दी है, जिनका नाम डॉक्टर सुधीर महाजन जी है। सीनियर ड्रामा इंस्ट्रक्टर J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू। आज हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए आख जान आख पहचान के लिए अपना कीमती समय निकाला है। आइए आज रूबरू होते हैं डॉक्टर सुधीर महाजन जी के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। बिल्कुल सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। उसके बाद जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे या कल जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि दिल की गहराइयों से नमस्कार। और चूँकि आपकी टीम जो है लगातार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी आप काम करते रहेंगे और जो प्रमोशन है खासकर कलाओं को लेके, उसके ताईं आप बिल्कुल संजीदा काम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवनी का आरंभ कब से हुआ और कहाँ से हुआ? बिल्कुल सही सवाल है और सही मौका भी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वरना हमें पता ही नहीं, याद नहीं रहता कि हमने कहाँ से शुरू किया, क्या हुआ। ये कहना थोड़ा बड़ा लंबा रिकॉल करना पड़ता है अपने आप को कि ठीक आज से लगभग आप यूँ कह लीजिए कि 40 बरस पहले एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि आपको जब अभिनव यहाँ नहीं था या कुछ दूसरी मंडलियाँ या थिएटर ग्रुप्स आप कह लीजिए उस तरीके से नहीं थे, तो हम भी छोटे ही थे, 9th 10th के स्टूडेंट थे। तो तब से हमें एक आप जानते हैं कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है, खासकर रासलीला, रामलीला, कृष्ण लीला, भारतीयता जो है वो उसी से पहचानी जाती है। एक बहुत अहम रोल रहा है लोक जो रंगमंच है उसके बीच में लेके। तो मैंने भी अपना जो शुरुआत थी आज से लगभग 79 के करीब वहीं से शुरुआत की थी और तब से फिर उसके बाद एक जो प्रसिनियम थिएटर हम यहाँ करते हैं 81 के करीब मैंने यहाँ शुरुआत की थी। फिर उसके बाद तो तब से कंटिन्यूटी में 40 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री किया है, वहाँ से फिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और चंडीगढ़, बड़े सारे शहरों में काम करने का मौका भी मिला। और अल्टीमेटली 94 में हमने यहाँ एक अपना ग्रुप बनाया समूह करके, और 2003 में मैं एज एन ड्रामा इंस्ट्रक्टर यहाँ एकेडमी में हो गया। और उसके बाद भी छोटा मोटा काम तो हमारा चल ही रहा है, कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब माइग्रेशन हुई उससे पहले शायद अभिनव में इतना इस उरूज पे इतना थिएटर नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब से हमने देखा आपको वहाँ, हम भी थोड़ा थिएटर करते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके सर परिस्थिति में वहाँ हमने ये भी देखा कि आपने जितना वर्क किया, जितना आपने लोगों को, जितना आपने आर्टिस्ट की हेल्प की वहाँ थिएटर तक लाने के लिए, उसके लिए आपको कोई कठिनाई भी होगी, डिफ़िकल्टी भी रही होगी? नहीं, डिफ़िकल्टी नहीं, ये तो मेरा आप पैशन कह लीजिए और दूसरी तरफ मेरी नौकरी कह लीजिए, क्योंकि मुझे नौकरी भी वैसी ही मिली जो मेरा पैशन था। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो सवाल है कि माइग्रेशन के बाद का जो पीरियड रहा है, देखिए आपके पास समय जो है बड़ा कम है। मैं उस बात पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा हम एक व्यू कर लें। एक ओवरव्यू होता है कि आपको सुनने वालों को ये पता लग जाए कि हमारी जो रंग कर्म की जो परंपरा है, जिसको आप थिएटर कहते हैं, ये बहुत पुरानी है। 3000 साल से भी पहली की ये हमारी परंपरा चल रही है। और नाट्य शास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, पूरी दुनिया में जो है वो पहचाना जाता है। उसको पूरा एक विवेचना और जो उसकी जिसको डेलिब्रेशंस आप कहते हैं,
और जितनी व्याख्या इसको नाटक को लेके, रंगमंच को लेके उसमें की गई है, शायद ही किसी और किसी ग्रंथ में पाई जाती हो। इसी तरह से हमारे यहाँ नाट्य लिखने की परंपरा भी जो है वो भी लगभग इतने ही साल पुरानी है। इसलिए आपको बड़े सारे लोग जो हैं, जैसे यूरिपिटीज है, सोफोक्लीज ग्रीक में मिलते हैं, उसी तरह से हमें भारत में भी हमारा भास है, शूद्रक है, कालिदास जी हैं, भभूति हैं और हर्ष हैं। और उसके बड़ी देर के बाद आप कह लीजिए कि 10th सेंचुरी के बाद राजा महेंद्र विक्रम हुए और बोधायन हुए, जिन्होंने भगवत युकिम लिखा। और मत्स्य विलास जो है राजा विक्रम जी का प्ले है, राजा महेंद्र विक्रम जी का। तो ये जो परंपरा जो हमारी है बहुत पुरानी है और ये कंटिन्यूटी में चल रही है कि उसके बाद 1000 साल तक हमारा जो संस्कृत थिएटर वो तो बहुत ही एनरिच था। उसके बाद में बीच के बाद जो कुछ जो राजनीतिक जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं, वो अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उसके कारण जो हैं कि वो उसके बाद आपका लोक रंगमंच आता है और वो लोक रंगमंच जो भक्तिकालीन मूवमेंट जो है वो लगभग पूरे 500-600 साल जब वो ख़त्म होता है, हल्लास होता है उसका, तो वो पूरे का पूरा वो पूरे भारत में वो छा जाता है। उसके बाद फिर एक जिसको आप कहते हैं कि पारसी थिएटर, या यूं कह लीजिए कि इंग्लिश थिएटर की जो लेखन की प्रक्रिया थी, या उनका काम करने का जो ढंग था, शैली, सबरूप, फोक जो भी था, वो सारे का सारा उसके बेस पे जाके हमारे इंडियन प्ले राइट्स जो थे वो नाटक लिख रहे थे। जिसमें उसके बाद जो इप्टा की भी बड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपको पता होना चाहिए कि 42 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और के अब्बास जैसे बंदे, ये के हंगल जैसे आदमी, चेतन नंद, देवानंद, बलराज साहनी, ये बड़े सारे लोग उसके साथ जुड़े थे। और ये एक लंबी जो है रिश्ता है एक, और ये आज भी बिल्कुल काम कर रही है इप्टा। जी डॉक्टर साहब, अब अपने जम्मू के नज़रिए से हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारा जम्मू जो थिएटर है, जैसे मुझे याद है आज की डेट में हर एक आर्टिस्ट जो चाहे टीवी से जुड़ा हो या थिएटर से जुड़ा हो, उनकी कोशिश ये रहती है कि हम थिएटर करें, थिएटर अभिनव थिएटर तक जाए, अपने प्लेस दे, शो करे। और आपकी नज़र से क्या आपको लगता है कि हमें कितना अभी हमें और करना चाहिए कि हम थिएटर को उभारने के लिए, और क्या चाहिए, कहाँ हम कहीं लैग तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जितेंद्र जी, मैं छोटा सा आपको एक, अगर आपकी इजाज़त हो, एक सवाल आपने पहले किया था मुझे कि वो जिसको लेके कि 90 से पहले जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मैंने उसमें कहा था कि पैशन है, नौकरी है, मेरा दायित्व है, मेरी मॉरल ड्यूटी है थिएटर को इनरिच करने की, उसको अपलिफ्ट करने की, उसको बढ़ाने की, प्रमोट करने की। तो उसके सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक परिस्थितियाँ जो कश्मीर में रही हैं, एकेडमी जो है, कल्चरल एकेडमी जो है, वो अपने इसमें वजूद में जो 1958 में आई है, उसके बाद पहले भी चूंकि थिएटर होता रहा है, बांड पाथर वहाँ होता रहा है, जम्मू में जहाँ भक्तियाँ होता रहा है, लेकिन एक मूवमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो जैसे ही ये वजूद में आया है थिएटर, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई इस तरह का ढांचा नहीं था, कोई प्रोसीनियम चीज़ नहीं थी जिसके अंदर वो थिएटर हो सके। हाँ, जैसे कि सर वहाँ जैसे सुनने में आया और देखा भी है, बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं, ओपन में थिएटर, जैसे बांड पत्थर की बात करें आपने, जहाँ उनके इर्द गिर्द में कम से कम सुनने में आया 10-10, 20-20 हज़ार लोग जमा होते थे। लेकिन वो मतलब वो थिएटर भी बहुत कामयाबी भी रहा। लेकिन यहाँ की अगर हम जो इनसाइड हम कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो देखिए, एक थिएटर की भी तो बड़ी सारी परिभाषाएं हैं ना, कि उसको बड़े सारे तरीकों से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। आजकल तो आप मोनोलॉग का थिएटर अलग है, सोलोलॉकीज का अलग है, कहानी का अलग है, पोइट्री का अलग है, साइकोफिजिकल अलग है, रियलिस्टिक अलग है, कंटेम्प्रेरी अलग है, स्टाइलाइज अलग है। तो ये बड़ी सारी किस्में हैं इसकी। और वो जो थिएटर आप प्रोसीनियम में देखते हैं और जो थिएटर आप ओपन में देखते हैं, दोनों के पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो लोगों का थिएटर है और ये जो है ये एक क्लास है जिसको आप इलीट क्लास बोलते हैं, वो यहाँ पे आती है नाटक देखने के लिए। और वो अगर आप कहेंगे कि उस तरह का मनोरंजन, उस तरह का जो हमारा आत्मिकता जो हमें मिलती है देखने में, वो यहाँ पे लैग करती है। लेकिन क्योंकि आज जो समय बदल गया है, समय बदलने के बाद जिसको मॉडर्निज्म आप कहते हैं, उसके साथ बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं और आपके स्क्रिप्ट बदल गए, लिखने का ढंग बदल गया, आपको ऑडियंस का जो टेस्ट बदल गया, मेकअप बदल गए, मतलब क्या क्या रियलिस्टिक में क्या क्या नहीं हो रहा है और क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं।
तो वो सारी चीज़ें जितेंद्र जी वहाँ पे मुश्किल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थिएटर दिखाया जाता है ये एक एल्यूजन का थिएटर होता है। आप इस चीज़ के मतलब अहम भरेंगे मेरे साथ। एल्यूजन का मतलब है कि आपकी लाइटें बंद की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है और आपके सामने जादू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो ओपन एयर थिएटर है वहाँ जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे सब कुछ ऐसे लगता है कि ऑडियंस को यूं लगता है कि ये तो यार करने वाला मैं ही हूँ, है ना। तो ये चाहिए, उसमें इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो अब बात रही कि वो 90s के बाद, तो वहाँ पे ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उस दौरान में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुश्किल से पहले ही साल 3 नाटक आए थे। बिल्कुल सर। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि लास्ट जो फेस्टिवल हुआ हमारे पास 22 के करीब नाटक। सर मैं एक थोड़ा आपकी बात को और निखारना चाहूँगा कि अभी जो हमने भी पहले ही बात की, मैं भी थोड़ा सा जैसे आपको पता है थोड़ा सा करते रहे। हमने उस दिन देखा कि 3 नाटक या 4 नाटक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये क्रेडिट मुझे पूरा, इसमें कोई कोताही नहीं करूँगा कि आपको क्रेडिट जाता है कि आज की डेट में 20 से 22 प्लेज भी आते हैं इस फेस्टिवल के लिए। जी 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 बिल्कुल। इसमें हमारी एक पूरी टीम होती है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब जो फार्मर सेक्रेटरी हाजनी साहब थे, चूँकि आज सेक्रेटरी साहब जो हैं मुनीरुल इस्लाम साहब हैं, जनाब मुनीरुल इस्लाम साहब, और अमन जी जैसे एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो ये लोग जो है पूरा इनका ताबन रहता है, पूरा इनके पीछे, हमारे पीछे हाथ रहता है। हम इनको कहते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बिल्कुल हम करते हैं काम। हम तो चाहते हैं कि थिएटर बड़े फूले, प्रोवाइडेड उसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रखें। अब देखिए प्रोडक्शन कास्ट कहीं किसी ज़माने में 500 रुपया थी, आज 50,000 है। लेकिन कभी कभी जो पुराने लोग हैं वो तो ये भी कहते हैं कि देखिए जी, वो भी समय था जब उस समय भी लोग थिएटर करते थे। ठीक है कि वो एक सस्ता ज़माना था, इतनी महंगाई नहीं थी जो आज के ज़माने में है। लेकिन आपको ये बता दूं कि थिएटर में अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे की बात होती है, कि पैसा नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो दुनिया भर में इतने थिएटर ग्रुप्स नहीं होंगे जितने हमारे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे शौकिया हैं। हिंदुस्तान का जो रंगमंच है उसको अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो ये एमेच्योर लोग हैं जो काम करते हैं। हर शहर में आप देखेंगे कि शौकिया 20, 25, 30 रंग मंडलियाँ, 50 रंग मंडलियाँ होती हैं, या कहीं कम होंगी तो 10 से कम तो कहीं होंगी ही नहीं। तो ये लोग सारे मिल के काम करते हैं। और शौकिया रंग मंडली बनाना और प्रोफेशनल तरीके से काम करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आपकी रंग मंडली शौकी है, लेकिन आपके जो काम करने का ढंग है, तरीका है, चीज़ों को समझने का, वो संवेदनशील होने का, वो संवेदनाएं अपने अंदर पाने का, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि आप शौकिया कर रहे हैं। ठीक है, अगर शौकिया कर रहे हैं तो इसके साथ में आपकी ऑडियंस इन्वॉल्व है, एक आप दायित्व, एक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। तो जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर ये बात आती है कि जिस विधा को, जिस कला को, जिस आर्ट को, जिसके अंदर आप गए हैं, आप खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या आपको म्यूजिक की सेंस है? आपने अभी तक प्लेज कितने पढ़े हैं? आप बाकी का जो पूरी वर्ल्ड का तो छोड़ो, आप यूं कहिए कि आप जो इंडिया में हो रहा है, जो आपके आसपास में हो रहा है, उसके बारे में आप कितने सेंसिटिव हैं, या कितनी इन्फॉर्मेशन आपको है। और आप अपने साथ जब 50 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को लेके चल रहे हैं, तो हर आदमी जो है वो उसका दायित्व जो निभाना है वो एक डायरेक्टर के ऊपर होता है। तो डायरेक्टर का काम, एक्टर का काम, म्यूज़िक वाले का काम, और कोरियोग्राफर का काम, और आपके लाइट वाले का काम, और उसके बाद मैनेजमेंट का काम, ये सारे लोग मिलके एक नाटक की रचना करते हैं। आप जब जाते हैं थिएटर में तो ये नहीं कहते कि चलो हम थिएटर देखने जाएं। नहीं, थिएटर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो एक भवन होता है, जो एक बिल्डिंग होती है। आप थिएटर के अंदर नाटक देखने जाते हैं। तो जब नाटक देखने जाते हैं तो आपने ऑडियंस को इनवाइट किया है, इन्वॉल्व किया है, तो ऑडियंस तो चाहेगी कि वो अच्छी चीज़ देखे। अगर कुछ इस तरह से करते हैं तो उसमें क्या सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो टूटने लगती है। और
जम्मू जैसा, डिसइंटरेस्ट ना हो ऑडियंस। हाँ, और जम्मू जैसा शहर अभी इतने ऑडियंस के जो संस्कार हैं इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि जैसे कलकत्ता में या मुंबई में, बंगाल में, गुजरात में, कि आप उस तरह, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडिशन है कंटिन्यूटी में 200 साल से कंटिन्यूटी में है, और 100 साल से भी ज़्यादा वहाँ प्रोसीनियम का वहाँ वो है, एक कल्चर वहाँ पे पनप चुका है। तो यहाँ तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर रही आप पैसे की बात, देखिए जितेंद्र जी, ये अपना जो थिएटर है ना, ये एक एक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर वहाँ गौण हो जाता है, मिलता ही नहीं, दिखाई नहीं देता कहाँ गया। तो एक्टर की ही सबसे जो हालत है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी, और सुनने वाले जो इस वक्त दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे, मैं एक बात ज़रूरी मतलब एक साझा करना चाहता हूँ कि एक्टर के लिए सोचना जो है बहुत ज़रूरी है अगर इस कला को बचाना है तो। देखिए, म्यूज़िक में एक आदमी एमए करता है या कहीं से कोई ट्रेनिंग लेता है तो उसके लिए हज़ारों ऑप्शन हैं। कितने सारे कॉलेजेस हैं यहाँ, आपने म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, म्यूज़िक के टीचर हैं। कितने सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे म्यूज़िक है। वो लोग जाके अपना एमए करते हैं या पीएचडी करते हैं, उसके बाद लगातार लाखों कॉलेज, लाखों स्कूल हैं, एक ऑप्शन उनके रोज़गार होने का। इसी तरह से डांस में भी है, इसी तरह से दूसरे विजुअल आर्ट्स में भी है। लेकिन थिएटर आज तक भी इसको आज एज ए सब्जेक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो मुझे तो ये हैरानगी लगती है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ तो खोल दी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तो खोल दिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होगा उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर क्या है कि वो मुंबई में जाए, वहाँ स्ट्रगल करे, वो करे तो ठीक है, पर जो आदमी नहीं करना चाहता, जो उसका ये शौक है कि मैं जो सीख के आया हूँ मैं आगे जाकर दूँ। मैं इंटरव्यू करना यानी कि आपके कहने का मतलब है, और हम भी ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई फ्यूचर बनाना चाहे इस फील्ड में, लेकिन उसके लिए कुछ मतलब वर्कशॉप्स, कुछ ऐसे एकेडमीज, या उसके बाद जब वो वहाँ से निकलता है पास आउट होके, तो उसके फ्यूचर के बारे में भी अगर वो अपना सोचे, उसका फ्यूचर ब्राइट कैसे हो? उसका फ्यूचर ब्राइट, फिर मैंने वही कहा ना कि उसको फिर जीरो से शुरू करना है। उसको आपने एमए पीएचडी करने के बाद भी जब आप इसको कहते हैं मार्केटिंग, मार्केट में जब आते हैं तो आपको पहले सबसे पहले करेंगे तो आप नाटक ही ना। ऐसा तो नहीं है कि नाटक के बदले आप कुछ दुकान खोल लेंगे या कुछ, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब नाटक करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले टीम जुटानी है। टीम जुटाने के बाद आपको एक जगह चाहिए, जगह वाला कहता है कि मुझे किराया दीजिए। उसके बाद आपको प्रोडक्शन तैयार करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये जो पीरियड है 5 साल का, 7 साल का, एक बार तो एकेडमी तो फेस्टिवल करवाती है एक बार, या कोई दूसरी जो एकेडमी में वो भी एक बार करवाती हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप साल में एक बार करेंगे नाटक, उसके बाद चुप करके बैठ जाएंगे। तो आपने जो सीखा, जो किया हुआ, वो भी आपको एक साल तक, उसको कहते हैं कि वो जंग लगने वाली बात है। तो इस तरह के अगर आप बढ़ावे की बात करते हैं तो ये इट्स ए वेरी टफ जॉब। ये सबसे पहले उस आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की मुश्किलात का सामना करने मैं जा रहा हूँ, तैयार है या नहीं है। वरना क्या होगा कि यहाँ मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद बड़ी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। महंगाई का दौर है आज, तो किराया भी हमें 50 रुपये चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उस तरीके से मैनेज करना, और जम्मू जैसे शहर में आपने तो पता ही है ना कि यहाँ कितना स्कोप है। आप जानते हैं यहाँ कितना स्कोप है, आप मुझे खुद बताइए क्या स्कोप है यहाँ पे। तो और फिर आके जम्मू जैसे शहर में करना, दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी चलो जी टिकट फर्क है, मुंबई जैसे शहर में कि वहाँ पे कंटिन्यूटी में थिएटर होता है। अगर हम ऐसा भी कहें कि आउटसाइड जम्मू जी जी तब भी कोई फर्क है। हाँ, तो यहाँ पे तो उसको पहले यही है कि उसको एक सैक्रिफाइस के लिए पहले तैयार होना चाहिए, और अपने आप से पूछना चाहिए कि भैया मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उसको ये पूछना चाहिए पहले कि क्यों करने जा रहा हूँ। वो अपने आप से एक सवाल करता है। हाँ, बड़ा ज़रूरी है। वरना फिर ऐसा होता ना कि आप 2 साल 3 साल 4 साल रहे तो आपके अंदर जो फायर थी, जो विल पावर थी, उसने कहीं ना कहीं आपको पीछे कर दिया और आप वो छोड़ के एक साइड पे हो गए। तो ये तो चीज़ें जो हैं, देखिए आज हमारा जो है अब 40 साल, तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन हम भी कोई टाटा या उस कंपनी से नहीं है कि पीछे बहुत बड़ा कुछ चल रहा था। ये देखना पड़ता है। वो एक आप जानते हैं जितेंद्र जी कि ये स्ट्रगल जो होता है ये सिर्फ एक लेवल पे नहीं हो रहा होता। आपको कम से कम
25-30 जगह तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ स्ट्रगल जो होता है फिजिकली आपको दिखाई दे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल आपका है, इमोशनली आपका एक स्ट्रगल चल रहा होता है सेंटिमेंटल लेवल पे, कि आप एक अपनी जगह एक निर्देशक हैं, विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप किसी जगह जाते हैं आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है या क्या होता है, आपकी बात कोई समझने के लिए राजी नहीं होता है, तो वो एक अलग तरह का स्ट्रगल है। आपका पीछे जो बैकग्राउंड आपकी है, आपका रिलेशन है, आपकी फ्रेंडशिप है, आप कितना कुछ दाव पे लगा के एक चल रहे हैं। हमें एज मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, पूरा देखना पड़ेगा, क्या अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त की कमी के कारण बातें तो बहुत करनी है आपसे। हाँ। आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे और सीखना भी है। ये है कि वक्त को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल विराम देना पड़ेगा। विराम देना पड़ेगा प्रोग्राम को। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मुझे कभी नेक्स्ट टाइम अगर हो तो आप एक सीरीज इस तरह से भी शुरू करिए कि आधा अब ले लिया तो आधा फिर कहीं 4-5 एपिसोड के बाद, क्योंकि ये बात जो है ना, बात आधे में नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को, क्योंकि ये कोई अंग्रेजी स्पीकिंग के वो लेसन नहीं है यूट्यूब पे कि आज हम प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे, कल हम आपको वो करेंगे। ये मैं आपको, क्योंकि कुछ हमारे सुनने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो दूसरे हैं, तो उनको ये पता है, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर पहुंचनी चाहिए और घर बैठे पहुंचेगी। मैं आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू सर। हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारा ये जो हमारी सीरीज है, अक जान अक पहचान, बेसिकली ये कश्मीरी नाम है, लेकिन हमने इसमें ये रखा है कि हर एक बंदे से हमने मिला, हर एक उस शख्स से मिलना, उस शख्सियत से मिलना है जो हमें अपना कंट्रीब्यूशन और उनकी नॉलेज हमें गेन करनी, ताकि हमारे दर्शक उस नॉलेज को सुने। ये हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम डेफिनेटली आपके पास दोबारा आ जाएंगे इसी टॉपिक को लेकर। और हाँ, मतलब और भी जो हाँ जुड़ा हुआ जिंदगी और थिएटर से जुड़ी हुई चीजें, और अख जान अख पहचान। आप सभी सुनने देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नाजरीन, आज आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितने बड़े अच्छे तरीके से, इतना जैसे जो उनकी एक्सपीरियंस थी अबाउट थिएटर, इवन ज़िंदगी के बारे में भी उनसे आज हमने सीखा। उन्होंने थिएटर कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, और उनका जो अंदर जो उनकी एक क्षमता है वो कंटिन्यू करने के लिए, लोगों को जैसे अपने हमारे यूथ्स है उनको थिएटर तक बुलाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम को आज हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में और एक शख्सियत से मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।